Good morning, everyone. Welcome to the Sigma Institute of Excellence. I am Akash Daga and आज हम शुरू करने वाले हैं CA इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट येट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑडिट। उसका हम चैप्टर 1 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर में हम बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले अपने चैप्टर ओवरव्यू पे आ जाते हैं। उसमें मीनिंग देखना है हमको, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देखना है, नीड एंड बेनिफिट्स देखना है, क्वालिटीज देखनी है, इनहेरेंट लिमिटेशंस देखना है ऑडिट का, फिर ऑडिट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखना है, एसए 200 देखना है, बहुत कुछ देखना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करेंगे। उसमें ये एग्जांपल में क्या है, एक समीर नाम का बंदा है जो यंग सीए एस्पिरेंट है, आप सबकी तरह और मेरी तरह। वो इंटरेस्ट लेता है इन इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम। तो बिजनेस और फाइनेंशियल्स में उसको ज्यादा ही इंटरेस्ट होता है। तो वो रेगुलरली क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसमें जो भी बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज पब्लिश होती है तो वो आर्टिकल्स पढ़ता रहता है। तो लास्ट 1 ईयर से वो देखता है कि काफी ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपनीज के जो लिस्टेड है ना स्टॉक एक्सचेंज पे, वो पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर पे। तो वो विजिट करता है काफी वेबसाइट्स भी कंपनी की। तो वो देखता है कि भाई कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स देखता है और बहुत सारी चीजें देखता है जिसमें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ऑडिट रिपोर्ट्स है, वो भी इंक्लूडेड होती है, जो कि साइन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होती है एज ए ऑडिटर ऑफ द कंपनीज। तो वो बहुत सारी चीजें देख रहा होता है। तो साथ साथ में एक और चीज देखता है, वो ईगरली ट्रैक कर रहा होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन आईटी कंपनी। तो जो एनुअल ऑडिटेड रिजल्ट्स होते हैं ना कंपनी के, वो डिक्लेयर हुए थे फ्राइडे इवनिंग को, पर जो कंपनी के शेयर्स हुए थे वो लिस्ट हुए थे मंडे को, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट मंडे को खुलेगा तो लिस्ट हुए थे तब। तो वो इंक्विजिटिव था और क्यूरियोसिटी ने उसको एक क्वेश्चन की तरफ पहुंचाया कि मार्केट का रिएक्शन इतना एडवर्स क्यों था आईटी कंपनी के शेयर्स ओपन होने पे। तो उसे पता चलता है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे ना कंपनी के, जो ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूडेड थे, वो उसमें लिखा है कि जो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी थे ना, वो बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस थे। एंड जो ऑडिटर्स थे ना, उन्होंने एडवर्स रिमार्क दिया था। एडवर्स रिमार्क के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, पर एडवर्स मतलब अभी इतना समझ लेते हैं कि वो जो ऑडिटर का ओपिनियन था ना रिलेटेड टू कंपनी, वो एडवर्स था। मतलब वो नॉर्मल नहीं था, सही नहीं था। तो उसकी वजह से जो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स थे, जिनको शेयर्स अलॉट हुए थे, वो काफी मतलब परेशान हो गए थे कि ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दिया है। तो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशंस रहे थे। फिर उसके एक अंकल जो एक्सपांड, एक और एग्जांपल है इधर, जो इधर है, वो अंकल एक उसके जो अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे थे, उनको फंड्स की जरूरत थी अपने बिजनेस एक्सपांशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो फाइनेंशियल नीड्स को बहुत ज्यादा मतलब उनके लिए फाइनेंस अभी बहुत अर्जेंट था। तो उन्होंने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया। तो जो क्रेडिट ऑफिसर होता है ना बैंक का, जो ऑब्वियसली बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन्स की फैसिलिटीज देता है, उन्होंने बोला कि आप अपनी कंपनी के या आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइए पिछले सालों के, ताकि हम आपको लोन दे सके। क्यों इतना जरूरी है ऑडिट? आप देख सकते हैं कि मतलब आपको कोई भी बिजनेस, बड़े बिजनेस डिसीजन के लिए, बीट लोन लेना है या अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हैं या फिर कोई दूसरा बड़ा काम करना है रिलेटिंग टू बिजनेस या एक्सपांशन करना है, सबके लिए आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथराइज करते हैं। तो इधर हमने काफी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो जो एक और एग्जांपल इधर कि वो जो समीर था अपना, जो सीए एस्पिरेंट था, वो सोच रहा था कि भाई कंपनीज पे करती है टैक्स अपने प्रॉफिट्स पे, जो उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाता है। फ्यू मंथ्स बैक वो एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा था पॉइंटिंग आउट सब्सटेंशियल इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट्स एज हाइलाइटेड इन यूनियन बजट। तो मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, एज अ प्रूफ भी एक्ट करते हैं कि ऑब्वियसली जो
ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर ने अपना ओपिनियन मतलब अपना व्यू पॉइंट जो एक्सप्रेस किया होता है ना ऑडिटर ने, वो मैच करते हैं। फिर इधर एक और पॉइंट है कि जो हाई टैक्सेस कंपनी ने पे किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड रिजल्ट्स में हैव बीन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ सच इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। तो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा था कि भाई ऑडिटर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो उसके दिमाग में आ रही थी कि भाई ऑडिटर का बहुत ज्यादा है ना सिग्निफिकेंट रोल है अपनी इकोनॉमी में, नेशन बिल्डिंग में। तो और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा प्रोफेशन है चार्टेड अकाउंटेंसी, उसमें उसको ही सिर्फ सोल एंड स्पेसिफिक राइट है स्टैट्यूटरी ऑडिट का। और अभी आपने न्यूज में देखा ही होगा, जो कंपनी सेक्रेटरीज है और सीएमए है, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उनकी जो अपील थी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम टैक्स ऑडिट, वो एज इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट, वो भी अभी खारिज कर दी, उसको भी अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो वी आर लकी इनफ कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास ही ऑडिट के राइट्स है। अभी हम इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या है कि अपने को पढ़ना है कि ऑडिट होता क्या है, उसका नेचर, स्कोप, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, बहुत कुछ, इनहेरेंट लिमिटेशंस, बहुत कुछ अपने को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पर सबसे पहले मैं आपको ये ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में ले जाऊंगा। उसमें हम ऑडिट का मीनिंग और नेचर पढ़े उससे पहले हम थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ऑडिट का ओरिजिन हुआ कैसे था। तो ऑडिटिंग है ना, वो एग्जिस्ट कर रही थी एशियन टाइम्स में भी। जो रेफरेंस है ना ऑडिटिंग का, हमें कौटिल्य, जो जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उसके अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। वो फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा था, जो उसका अर्थशास्त्र है, उसमें बताया था प्रोसेस ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट फॉर द सेम। मतलब वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, तब कोई एक अकाउंटिंग ईयर होगा, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, और वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट भी होते थे। प्रिपेयर तो होते ही थे, पर साथ साथ में ऑडिट भी होता था उसका। तो मतलब ऑडिट इन द सेंस पीरियोडिकल, और पीरियोडिकल चेकिंग या वेरिफिकेशन होता था। मतलब जो बुक्स या फिर जो भी वहां पे पुराने जमाने में जो भी ट्रेजरर्स थे, जो अकाउंट्स मेंटेन करते थे, या जो भी अकाउंटेंट्स थे जो अपने बुक्स मेंटेन करते थे, उनकी चेकिंग या वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, वो होता था। तो अभी सिंपल टर्म्स में ऑडिट इतना ही ध्यान रखो कि चेकिंग या वेरिफिकेशन होता था, उसे हम ऑडिट बोलते हैं। अभी सिंपल टर्म्स में इतना याद रखो, आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, पर अभी इतना याद रखो कि चेकिंग या वेरिफिकेशन होती थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए उसकी। अब ओरिजिन पे आते हैं। जो ऑडिट वर्ड था ना, वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडायर, ऑडायर का मतलब होता है सुनना। ये लैटिन वर्ड है, इससे हमारा वर्ड जो ऑडिटिंग है वो ओरिजिनेट होता है। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। अपने आप में आपको लगता है कि भाई ऑडिट, ऑडिट मतलब सुनना। तो मेडिवियल टाइम्स में जो ऑडिटर्स होते थे ना, वो क्या करते थे, सुनते थे। किसको सुनते थे? अकाउंट्स को। किसको सुनते थे? अकाउंट्स को सुनते थे, जो उनके सामने अकाउंटेंट्स या एम्प्लॉइज पढ़ते थे। तो इससे वो लोग क्या इंश्योर करते थे कि जो अकाउंटेंट्स या एम्प्लॉइज है ना, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के या ऑर्गेनाइजेशन के या कोई भी संस्थान के,
वो केयरलेस नहीं है और ना ही नेग्लिजेंट है, क्योंकि वो अपने अकाउंट सही से सुना रहे थे और वो इंश्योर कर रहे थे कि भी जो भी वो सुन रहे हैं वो सही है। तो वो सुनने वाला काम, वो जो सुनते थे अकाउंट्स को जो उनके सामने पढ़े जाते थे बाय द एम्प्लॉइज और द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंश्योर करते थे कि भाई जो अकाउंट्स है वो सही है, वो मिसस्टेटेड नहीं है, गलत नहीं है, और चेक करते थे कि भाई जो एम्प्लॉइज है वो केयरलेस या नेग्लिजेंट नहीं है, उन्होंने सही से काम किया है अपना। तो सुनना, वो सुनने को ही हम ऑडिट बोलते थे मिडीवियल टाइम्स में, ऑडायर, दैट इज आर ऑडिट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया फिर यूरोप में, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सपांशन हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपांशन, मतलब भयंकर एक्सपांशन हुआ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में और कंसिक्वेंटली डिमांड ऑफ ऑडिटर्स में। भाई हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मेंटेन तो कर देते हैं, पर उसका ऑडिट भी तो जरूरी है, चेकिंग भी तो जरूरी है, वेरिफिकेशन, जो भी हमने देखा कि इनिशियली इससे बोलो, वो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन भी तो जरूरी है ना। चलो अभी नेक्स्ट आगे पॉइंट पे पढ़ते हैं अपने। Coming to more recent history, the first Auditor General of India was appointed in British India in 1860, having both accounting and auditing functions. जो हमारा जो फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था, अभी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मतलब जो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक सेकेंड, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है फॉर ऑडिट of the accounts of central, that is our union, and state। तो ये ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है फॉर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल, दैट इज यूनियन एंड स्टेट। तो लेटर जो ये ऑफिस था, मतलब सीएनएजी का, वो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली उसको, और प्रेजेंटली जो कंट्रोलर, प्रेजेंटली जो सीएनएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, वो एक क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर गवर्नमेंट ऑडिटिंग गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट के खर्चे हैं या रिसीट्स है, जो भी इनकी इनकम हो रही है, उसका ऑडिट करने के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना, वो कौन है, सीएनएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, चलो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम डाइव इन करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसका आर्टिकल, उसके आर्टिकल्स प्रिसाइजली 48 टू 151 पावर देते हैं फॉर, पावर करते, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 148 टू 151 एम्पावर करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को टू have the constitutional authority for the audit of the accounts of central and state। अकाउंट्स में मतलब अपने रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी हम और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं सीएनएजी के बारे में। हमने आर्टिकल्स तो देखे कि 148 से 151 वो एम्पावर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। अभी उसमें थोड़ा सा और डीप में देखे तो जो सीएनएजी है उसका भी, जो सीएनएजी है उसका भी अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस होता है,
जो हम आगे चैप्टर नंबर 9 में ज्यादा डीप में समझेंगे। पर उसका भी एक अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है। और वो रिपोर्ट किसको करते हैं, मतलब जो अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे या जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के और स्टेट के, जो वो प्रिपेयर करता है, वो रिपोर्ट किसको करता है? जो स्टेट के होते हैं ना, वो रिपोर्ट होते हैं गवर्नर को, जो फर्दर उसको प्रेजेंट करता है या ले डाउन करता है अमंग्स स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली जो यूनियन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट वो किसको आगे प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। वो फर्दर ले डाउन करते हैं द सेम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अभी हम और पढ़ते हैं ऑडिट के बारे में नीचे। पहले इंट्रोडक्शन जो हमने स्किप किया था एक बार वो देख लेते हैं। इसमें क्या था कि भाई ये जो हमने रियल लाइफ सिचुएशंस जो ऊपर समीर बता रहा था हमको, जो हमने एक स्टॉक मार्केट का देखा, कंपनी के लिस्टिंग का, फिर दूसरा देखा उसके वो अंकल को फाइनेंस की जरूरत थी। तो ये जो एग्जांपल्स हम देख रहे थे, तो इसमें क्या है कि बहुत आजकल आपको भी पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत कॉम्प्लेक्स है। रोज मतलब कोई ना कोई स्टार्टअप से ओरिजिन हो रहे हैं, या फिर कोई दूसरी कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स आ रही है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स है ना, वो बहुत सोच समझ के अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में। जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफी बहुत एंशियस, वो बहुत ज्यादा टेंस्ड रहते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनीज दे हैव इन्वेस्टेड इन। फिर जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, उन्हें क्रेडिट देनी होती है ऑर्गेनाइजेशंस को। तो भाई क्रेडिट वर्दी है कि नहीं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में वो लोग स्ट्रेस्ड होते हैं। फिर जो गवर्नमेंट्स है वो बहुत डिजायरियस है। हम इनकम टैक्स एक्ट में देखते हैं, जीएसटी में देखते हैं कि टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ना गवर्नमेंट हमसे, तो उसकी भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंट्री। फिर आगे हम देखते हैं कि जो ट्रेड यूनियंस है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं फॉर बेटर वेजेस एंड इंश्योरेंस। कंपनीज को सेटल करनी होती है प्रॉपर्टी क्लेम्स कॉज्ड बाय फायर और अदर डिजास्टर्स। तो मतलब बहुत रेंज ऑफ डाइवर्स यूजर्स है जो रिलाय करते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। तो आप फिगर आउट कर सकते हैं बिहाइंड सच रिलायंस, फिगर आउट कर सकते हैं हम बिहाइंड सच रिलायंस। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स है, हमने देखे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, फिर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फिर गवर्नमेंट हो गए, एक्सेट्रा। तो ये जो भी यूजर्स है ना ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनका कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रोवाइड करती है उनको? एश्योरेंस। मैंने बताया ना, कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस, उन्हें दिलासा दिलाती है कि भाई आप अपने डिसीजंस बेस्ड ऑन द ऑडिट रिपोर्ट देयरिन ऑडिटर के ओपिनियन, आप अपना डिसीजन ले सकते हो बेस्ड ऑन द ओपिनियन। ठीक है, जो ऑडिटर ने एक्सप्रेस किए हैं ऑडिट रिपोर्ट में। तो वो उससे क्या है, उनको अश्योरेंस मिलता है कि भाई हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स अच्छे हैं, वो ट्रू एंड फेयर व्यू पर
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, फिर इसलिए हम देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस हो गया है ऑडिटिंग का, कितना इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, जो हमारे कंट्री के जो ग्रोथ है नेशन बिल्डिंग में, ऑडिटिंग उसमें बहुत ज्यादा ही मेजर रोल प्ले करता है। आप खुद भी रियल लाइफ इंस्टांसेस में देखते हैं कि भाई अपने खुद भी काफी सारी चीजों के कम अक्रॉस होते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई बहुत जगह पे ऑडिटिंग का जिक्र होता है, जो ऑडिटर्स का जिक्र होता है, काफी कंपनीज की रिपोर्ट्स में सुनते होंगे भाई ऑडिटर ने ऐसा ओपिनियन दे दिया, एडवर्स दे दिया, फिर क्वालिफाइड दे दिया, या सही ओपिनियन दे दिया। तो बहुत सारी चीजों के बारे में सुनते हैं, तो सब में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑडिटिंग। तो अभी हम यही देखेंगे आगे। तो अभी इतना तो आपने पढ़ा, इतना हम सबने देखा, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आएंगे, भाई ऐसे ऊपर ऊपर से हमने ऑडिटिंग की, ऑडिट की डेफिनेशन देखी जो लैटिन वर्ड ओडायर से ओरिजिनेट होता है, जिसका मतलब सुनना, और मैंने इन जनरल टर्म्स में भी बताया चेकिंग या वेरिफिकेशन। पर एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है, जो बुक्स है, वो ऑडिट को कैसे डिफाइन करती है, वो क्या होता है। फिर नेचर एंड स्कोप क्या है ऑडिट का, आपने नेचर तो एंड स्कोप तो बहुत सारी चीजों के पढ़े हैं और सुने होंगे, तो ऑडिट का नेचर एंड स्कोप क्या है। फिर उसमें क्या चीजें आती है और क्या चीजें नहीं आती, बेसिकली ये स्कोप का मेन पार्ट है। फिर लिमिटेशंस क्या क्या है ऑडिट की, जी हाँ इसमें भी लिमिटेशंस है, तो वो भी हमें देखनी है, ठीक है। तो हम फाइंड कोशिश करेंगे कि वो सबके अच्छे से आंसर्स मिल जाए हमको आगे वाले सक्सीडिंग पैराज में, ठीक है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। Audit is an independent examination of financial information of any entity. वापस, audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ओके, तो इस डेफिनेशन को हम पहले अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं। बहुत सारे पार्ट्स में। सबसे पहला तो क्या हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरा, किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर, क्या बोला है? वेदर, मतलब फर्क नहीं पड़ता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं। एक और पॉइंट, इररिस्पेक्टिव, क्या बोला है? इररिस्पेक्टिव, फर्क नहीं पड़ता है, वी डू नॉट केयर ऑफ इट्स साइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, साइज और लीगल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, साइज और लीगल फॉर्म। एक और पॉइंट आएगा हमारे डेफिनेशन में, साइज और लीगल फॉर्म के बाद। और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का पर्पस, जो हम बोला ना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ये देखा ना हमने इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का पर्पस, मोटिव, पर्पस मोटिव क्या है? टू एक्सप्रेस
एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। पर्पस क्या है? ये एग्जामिनेशन जो हमने देखा ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, उसको करने का जो उद्देश्य या पर्पस, मोटिव क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ओपिनियन मतलब अपना व्यू पॉइंट। ओपिनियन मतलब अपना व्यू पॉइंट। आजकल बहुत है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी, वो पीओवी एक्सप्रेस करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है अपना। किस पे? किस पे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो हम वापस देखते हैं, एक सेकेंड। ऑडिट क्या है? हमारी डेफिनेशन का, क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी। मतलब एक एग्जामिनेशन, पर वो भी कैसा? वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये ऑडिट में, आपको ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, पर कैसा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कोई भी एंटिटी, कोई भी एंटिटी, चाहे वो प्रॉफिट बना रही है या नहीं बना रही, उसका साइज क्या है? मतलब साइज इन द सेंस, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, वो कितना टर्नओवर है उसका, जैसे 100 करोड़, 50 करोड़, चलो लॉस में है वो, तो प्रॉफिट है या लॉस है, मतलब स्मॉल साइज है या लार्ज साइज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। साइज उससे फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। और लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म ये क्या बताता है कि जो ऑडिट है ना, वो जो ऑडिट है ना अपना, वो इज नॉट नेसेसरीली लिमिटेड, या थोड़ा अच्छा वर्ड, कन्फाइंड टू कंपनीज या एलएलपीज या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप्स। तो मतलब ऑडिटर है ना, वो नॉट नेसेसरी लिमिटेड या कन्फाइंड टू कंपनीज, या वो मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ कंपनीज का हो, एलएलपीज का भी होता है, सोल प्रोप्राइटर्स का भी होता है, पार्टनरशिप्स का भी होता है, तो मैटर वेरी करता है वो। फिर हमारा जो डेफिनेशन का वो लास्ट पार्ट, दैट इज एग्जामिनेशन। भाई किया तो क्यों किया? मतलब क्या जरूरत पड़ी वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की? तो पर्पस क्या था, मोटिव क्या था एग्जामिनेशन का? स्पेसिफिकली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का ओपिनियन देना। क्या? ओपिनियन फॉर्म करना, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो ठीक है, वो डेफिनेशन मैं आपको पूरी याद करवा देता हूं वापस। ऑडिट क्या है? एक सेकेंड, ये पूरा इरेज कर देते हैं। हाँ, चलो वापस स्टार्ट करते हैं। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हमने देखा ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ऐसा वैसा एग्जामिनेशन नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, मतलब चाहे वो प्रॉफिट कमाती होगी या नहीं होगी, हमें नहीं फर्क पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। when such an examination is conducted, जब वो ऐसा एग्जामिनेशन, सच मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जब ऐसा कंडक्ट किया जाता है, विथ अ व्यू, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। वापस, ठीक है, एक और बार रिपीट करेंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of any entity
whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. ओके अभी बहुत इंक्लूसिव एनालिसिस करने वाले हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना उसकी ऊपर ऑडिट की, अब उसका बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने वाले अपने, ठीक है। चलो उसको टुकड़ों में और अच्छे से पढ़ते हैं। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। जैसे हमारा भी क्लासिफिकेशन जो इधर बनाया था, उसका मेन पार्ट क्या था? वापस क्लासिफिकेशन बना देता हूं मैं, तो इजी रहेगा। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तीसरा एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। चौथा क्या था क्लासिफिकेशन का पार्ट? इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, ओके। और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का उद्देश्य, मोटिव क्या है? ओपिनियन फॉर्म करना, ओके। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, वो अपने एक एक चीज जो ऑडिट की डेफिनेशन की है, एक एक पॉइंट को अपने डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले इधर बताया कि भाई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अभी इंडिपेंडेंस का मतलब क्या? वो वाली नहीं है जो हमें मिली है वो आजादी, वो इन रेफरेंस टू पेट्रियोटिज्म नहीं है ये दूसरा इंडिपेंडेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इंडिपेंडेंस इसका मतलब क्या है कि जो जजमेंट है ना ऑफ अ पर्सन, इधर पर्सन कौन है अपना? ऑडिटर। जो जजमेंट है ना ऑडिटर का, वो सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट मतलब समझते हैं? किसी के अधीन। मेरी अभी हिंदी में अभी आप जाना मत, पर किसी के अधीन या किसी के, बोलते हैं ना, किसी के अंडर में नहीं है वो। टू द विशेस या डायरेक्शन, किसी की इच्छा या किसी के डायरेक्शन के अंडर सबॉर्डिनेट नहीं है उसका जजमेंट ऑफ अनदर पर्सन, किसी के मतलब अनदर पर्सन के, जिसने उसको एंगेज किया होगा, मतलब जिसने ऑडिटर को अपॉइंट किया होगा। ये तो आप लॉ में देखेंगे, जो लॉ हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जो हमारे चैनल पे अभी अपलोड उसके वीडियोस हो रहे हैं, तो उसमें आपने देखा ही होगा अपॉइंटमेंट कैसे होता है ऑडिटर का। सेक्शन नंबर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 139 से लेके 148 तक सेक्शंस में बताया है अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कैजुअल वैकेंसी एंड ऑल। तो उसमें देखोगे कि कैसे अपॉइंट होता है, क्या उसका रिमूवल कैसे होता है, कैजुअल वैकेंसी क्या होती है, एंड बहुत सारे पॉइंट्स। तो अभी इधर हम ऑडिट के रेफरेंस में या ऑडिट में ऐसे जानते हैं कि भाई जो इंडिपेंडेंस है ना, उसका मतलब होता है जजमेंट ऑफ अ पर्सन। उसका मतलब क्या है कि भाई जजमेंट, किसी पर्सन का जजमेंट, वो सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट मतलब किसी के अधीन नहीं है, मतलब वो एक एग्जांपल अच्छा लेते हैं। ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये अपॉइंट करते हैं ऑडिटर मिस्टर बी को, ये अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को मिस्टर बी को, ठीक है। ये हमारा है ऑडिटर। तो जो मिस्टर बी, जो हमारा मिस्टर बी है ना, ये बंदा, इसका जो जजमेंट है ना, मतलब जो ये खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, या जो इसने, इसके जो भी थॉट्स है, इसका जो भी जजमेंट है, वो इसके कहने पे नहीं होगा।
मतलब वो इसके अधीन जजमेंट नहीं देगा। इवन दो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है, उसका जो जजमेंट है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है टू द विशेस या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मतलब यही कि जो पर्सन, जो ऑडिटर है, उसका जो जजमेंट है ना वो सबऑर्डिनेट नहीं है, अधीन नहीं है टू द विशेस या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन हु माइट हैव एंगेज्ड हिम। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ते हैं। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू ऑडिट है, सो दैट ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। समझ रहे हैं, मतलब वो उसका जो जजमेंट है ना वो किसी और के जजमेंट या स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट चीज अगर अपने बात करते हैं ऑडिट के डेफिनेशन की, तो वो है इंडिपेंडेंस। बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिपेंडेंस, मतलब ऑडिट बिना इंडिपेंडेंट, ऑडिट और इंडिपेंडेंस पैरेलली साथ में चलते हैं, उसके बिना पॉसिबल नहीं है इंडिपेंडेंस के बिना ऑडिट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस मतलब वही है कि जो मेरा जजमेंट है एज एन ऑडिटर, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबऑर्डिनेट नहीं है। क्या सबऑर्डिनेट मतलब किसी के अधीन नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके मैं अपना जजमेंट दूंगा, या किसी के विशेष, किसी की इच्छा अनुसार, किसी के डायरेक्शन से मैं अपना जजमेंट नहीं फॉर्म करूंगा, मैं अपना जजमेंट उसके हिसाब से नहीं दूंगा। मेरा इंडिपेंडेंट खुद का जजमेंट होगा, ना कि मेरा जजमेंट इन्फ्लुएंस होगा उससे। ओके, तो इंडिपेंडेंट क्या करता है, इंडिपेंडेंस क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ऑडिटर्स की एबिलिटी, एबिलिटी टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली। बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिवली, मतलब एकदम सही से डिसीजन ले विदाउट क्रीपिंग इन ऑफ एनी बायसेस। मतलब कि जो इंडिपेंडेंस है ना वो इंक्रीज कर देता है ऑडिटर की एबिलिटी को, कि भाई अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बिना बायस्ड हुए अपना जजमेंट फॉर्म कर सके। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी मॉड्यूल ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए। उसमें सबसे पहला है कि भाई एक पर्सन है, सॉरी, एक पर्सन है जो अपने भाई, वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है उसका भाई, उसको बोलता है कि भाई तू ऑडिट कर देना यार मेरे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और एक रिपोर्ट भी बना देना यार। तो क्या जो उसका भाई जो एक चार्टेड अकाउंटेंट है वो ऐसा कर सकता है, वो ऑडिट कर सकता है क्या? आप बताओ, वो ऑडिट कर सकता है अपने जो भाई के सोल प्रोप्राइटर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? द बिग आंसर इज नो, वो नहीं कर सकता ऐसा। आप चैप्टर नंबर 11 में और डीप में पढ़ेंगे अपने थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। उसमें से वन ऑफ द थ्रेट है कि भाई इधर फैमिलियरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो उसका जो भाई है सीए, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि देखो आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, आपको लगता है वो भाई के जजमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा सीए? हमारा हमारा जो सीए है वो अपने भाई के जो भी ओपिनियंस है या इच्छाएं या डायरेक्शंस है उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। बायस, बहुत बायस्ड जजमेंट नहीं हो जाएगा वो सीए का, क्योंकि वो भाई है भाई उसका। तो देखो, इन सच अ केस, ड्यू टू रिलेशनशिप बाय बर्थ बिटवीन सीए एंड हिज ब्रदर, he would be subject to influence from his brother। वो अपने भाई के इन्फ्लुएंस में आएगा, बायस्ड ओपिनियन फॉर्म करेगा वो। एक और केस लेते हैं इधर अपने, जहां पे सीए ने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में कंपनी के, तो वो ऑडिट कर सकता है वही कंपनी के अकाउंट्स को जहां पे वो कुछ शेयर्स होल्ड कर रहा है? द आंसर इज नो, वो ऑडिट नहीं कर सकता है उस कंपनी में, उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाके खुद वो शेयर्स होल्ड कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता वो ऑडिट। क्योंकि इधर भी आप देखो कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नाम की एक थ्रेट होती है जो इंडिपेंडेंस को लगती है, वो आ जाएगी। द आंसर इज रिसाउंडिंग नो, क्योंकि बाय द फैक्ट वो शेयर्स होल्ड कर रहा है कंपनी के, यार उसका खुद का इंटरेस्ट है कंपनी में, तो उसने खुद का पैसा लगाया है वो कंपनी में, तो वो एक इंडिपेंडेंट जजमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा।
हमारा मेन मोटिव तो है ना इंडिपेंडेंट जजमेंट फॉर्म करना। वो इंडिपेंडेंट जजमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यार, कैसे कर पाएगा? उसने खुद शेयर्स में पैसा लगाया है, वो कैसे एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा? खुद का पैसा लगाए, खुद एक थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो आएगा ना। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, अपना जो एंटिटी है उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन्ड होते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब अपने सबसे पहले तो अपने चेकलिस्ट में टिक कर देते हैं कि हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर किया है। हमने डेफिनेशन में इंडिपेंडेंट को बहुत, इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कवर किया है, ऊपर देखा, बहुत एग्जांपल्स देखे। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कोई भी उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर ऑफ एनी एंटिटी, वो हम देखते हैं इधर। एंटिटी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जामिन्ड हो रहे हैं ना, जरूरी नहीं है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। ये देखो, पहले इससे पहले ये देखा एनी एंटिटी, हमने देखा ना वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, हमारे चेकलिस्ट में था वो पॉइंट कि कोई भी एंटिटी हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मेरी एंटिटी जिसको ऑडिट हो रहा है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, ठीक है। वो एनपीओ भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है, हाँ जी हाँ, उनका भी ऑडिट होता है। फिर ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ इट साइज, साइज से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साइज से, ठीक है। फर्दर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, इधर आप देखो साइज और लीगल स्ट्रक्चर हमारा खुद एक्सप्लेन, जो हमारा चेक पॉइंट है वो खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। इररिस्पेक्ट ऑफ इट साइज और लीगल स्ट्रक्चर मतलब वो एंटिटी प्रोप्राइटरी कंसर्न भी हो सकता है, देखा ना ऊपर वाले एग्जांपल में, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, ट्रस्ट हो सकती है। अरे उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, हमें उसके लीगल फॉर्म या स्ट्रक्चर से भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और हमारा पर्पस ऑडिट का क्या है? ओपिनियन फॉर्म करने का, ठीक है, एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, तो हमारी जो भी चेक पॉइंट्स बनाए थे वो सारे पॉइंटर्स यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन हैं अच्छे से। देखो सबसे पहला क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, हमने देखा इंडिपेंडेंस क्या होता है, मतलब एज अ पर्सन, एज एन ऑडिटर, मेरा जो भी जजमेंट है, मेरा खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी और के जजमेंट या विशेष या डायरेक्शन के इन्फ्लुएंस में नहीं है, सबऑर्डिनेट में नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा वो ऑडिट कोई भी एंटिटी का हो सकता है, किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, आई डोंट केयर। एक और चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज और लीगल फॉर्म, हमें फर्क नहीं पड़ता वो एंटिटी का क्या साइज है, क्या लीगल फॉर्म है, चाहे वो बड़ी एंटिटी है, स्मॉल एंटिटी है, मीडियम साइज है, वी डोंट केयर। और हमें उसके साइज से भी फर्क नहीं पड़ता और लीगल फॉर्म से भी फर्क नहीं पड़ता। लीगल फॉर्म एलएलपी हो सकती है, प्रोप्राइटरी कंसर्न हो सकती है, फिर ट्रस्ट हो सकते हैं, फिर एनजीओ हो सकते हैं, स्मॉल पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ता। और इतना सब किया क्यों? इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, साइज से फर्क नहीं पड़ता और लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। पर ये सब मैं करूं क्यों? अरे भाई करूं क्यों? क्योंकि मुझे ओपिनियन फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है? ओपिनियन। हमारा पर्पस क्या है ऑडिट करने का? ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है। किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। ओके, तो आज अभी हम यहीं तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि आगे कैसे जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन करते वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भाई ऑडिटर क्या क्या चीजें देखेगा, ठीक है, वो सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स keep up to here. I hope you guys have enjoyed the video. So please do like, share and subscribe and अपना opinion comment कर देना। So okay, so see you in the next video. Till then, bye bye.